Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 21st April 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about risks involved in Chinese investment, and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. So this article discusses about the recent changed norms about FDI norms coming from countries sharing land border with India. So इससे related हमने article already cover किया था in our newspaper analysis of 19th April, where I had explained that how the government of India has tweaked or changed the norms related to foreign investment coming from countries who share land border with India. This include countries like Afghanistan, Pakistan, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो इन 7 कंट्रीज से आने वाले जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं उससे रिलेटेड भारत सरकार ने नॉर्म्स बदल दिए हैं, और उस नॉर्म्स में छोटा सा चेंज किया है बस, वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड दैट एवरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम दीज 7 कंट्रीज विल कम थ्रू अप्रूवल मोड। वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 2 क्लासेस। वन इज़ नोन एज ऑटोमेटिक मोड, वेयर द फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन इंडिया विदाउट टेकिंग any further or prior approval from the government of India, while the second mode is known as approval mode, where the foreign investors have to first of all take approval from government of India before making any investment in India. तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट इन सारे कंट्रीज से अब आएंगे उन सब को पहले भारत सरकार से अप्रूवल लेना होगा, तभी जाकर के वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक चेंज लेकर के आई है भारत सरकार इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। अब थ्योरेटिकली ये नॉर्म्स तो इन 7 कंट्रीज़ पे एप्लीकेबल हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल सेंस में देखा जाए देन दिस नॉर्म इज़ मोस्टली एप्लीकेबल ऑन चाइना, क्योंकि बाकी जो 6 कंट्रीज़ हैं इनसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो ये नॉर्म ऑलरेडी एप्लीकेबल था। पाकिस्तान से आने वाले सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पहले भारत सरकार से अप्रूवल लेना था, ये इस नॉर्म के लाने से पहले से ही एप्लीकेबल था। लेकिन बाकी सारे कंट्रीज़ का अगर ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिला दिया जाए कंप्लीट, तो भी इट इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट कम्स इन इंडिया फ्रॉम चाइना। तो theoretically this is applicable on 7 countries, but practically this new norm will have impact mostly on the foreign investment coming from China, क्योंकि चाइना से ही मोस्टली हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। So as you can see, there are so many Chinese firms like Alibaba, Tencent, Huawei who heavily invest in Indian startups. हमारे कई सारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं जैसे कि पेटीएम, स्विगी, ओला, जोमेटो, बिग बास्केट या इवन ओयो रूम्स, फ्लिपकार्ट, इन सब में बहुत सारे चाइनीज़ फर्म्स का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और अगर हम ओवरऑल क्यूमुलेटिव फिगर्स देखें देन यू विल फाइंड दैट अबाउट $8 billion हैव बीन ऑलरेडी इन्वेस्टेड बाय चाइनीज़ फर्म्स इन इंडियन बिजनेसेस बाय नाउ। एंड अगर टोटल फिगर देखा जाए और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए देन विल फाइंड दैट अबाउट $18 billion का इन्वेस्टमेंट इज़ इन पाइपलाइन। तो आने वाले टाइम में मेजर या हेवी इन्वेस्टमेंट करने वाली है चाइनीज़ फर्म्स इन इंडियन बिजनेसेस, और इंडियन बिजनेसेस के इक्विटी स्टेक्स को वो होल्ड करने वाली है। तो इस तरह से बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस जो इंडियन टेक फर्म्स हैं जो इंडिया में स्टार्ट हुए हैं, इंडियन एंटरप्रेनर्स ने स्टार्ट किया है, मोस्टली देयर ओनरशिप विल गेट शिफ्टेड to Chinese companies। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को ही रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भारत सरकार ने ये नया नॉर्म लगाया है, और ये नए नॉर्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रेजेंट टाइम में है, बिकॉज आफ्टर दिस लॉकडाउन इंडियन फर्म्स आर बाउंड टू फेस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, एंड इन सच इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इंडियन फर्म्स विल लुक फॉर सम फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे विल लुक फॉर सम फॉरेन फंड्स, एंड इन सच केसेस there is a huge possibility that investors from China might take advantage of this situation. They might take over many fledgling or new Indian firms. So the government of India wants to avoid such opportunistic takeovers of Indian companies. ये जो difficult phase है, अगर इस difficult phase को हमारी Indian companies ने survive कर लिया
तो ये अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स को अवॉइड किया जा सकता है। भारत सरकार चाहती नहीं है कि चाइनीज़ कंपनीज हमारे इंडियन टेक फर्म्स को अक्वायर करे, उसमें मेजर इक्विटी शेयर होल्ड करे। तो इसको अवॉइड करने के लिए भारत सरकार ने ये नया FDI नॉर्म लाया है। सो लेट अस ऑल्सो ब्रीफली सी वाई चाइनीज़ आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। आखिर वो इतना ज़्यादा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना क्यों चाहते हैं? सो no doubt India has huge market because of large population of India that guarantees huge potential for Indian tech firms। तो जो भी इंडिया के टेक फर्म्स हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्म्स निकल के आ रही हैं, चाहे ओयो हो, फ्लिपकार्ट हो, ये सारी कंपनियों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि इंडिया का जो ह्यूज मार्केट है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज पॉपुलेशन, दैट गारंटीज़ कि इन सारे कंपनीज़ को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इंडिया के बहुत सारे लोग धीरे धीरे इन सारे टेक इनेबल्ड ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन टेक इनेबल्ड सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और धीरे धीरे इनका जो मार्केट है वो ब्रॉड होता जा रहा है। एंड इन सच सिनेरियो इट इज़ बाउंड दैट दीज टेक फर्म्स विल हैव गुड फ्यूचर, गुड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स अहेड। सो आपके मन में नेचुरल सवाल उठ सकता है कि सर चाइना की पॉपुलेशन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, चाइना इज़ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज फार एज इट्स पॉपुलेशन इज़ कंसर्न, तो वाई चाइनीज़ फर्म्स आर मोर इंटरेस्टेड इन इंडिया? आखिर चाइना की पॉपुलेशन भी तो बहुत है, इट इज़ इवन मोर देन इंडिया। So why population is a driving factor for the Chinese firms to invest in India? So इस बात को भी हमें समझना होगा। देखो, एक बात तो ये भी है कि द रेट एट विच इंडियन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, इफ़ वी कंटिन्यू विद दैट रेट देन बाय 2035 इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी पॉपुलेशन वैसे भी चाइना से ज़्यादा होने वाली है इन कमिंग 10 to 15 ईयर्स। तो और उसके अलावा हमारे कंट्री में लोगों का अभी तक लाइफस्टाइल काफ़ी पुअर है, और पुअर लाइफस्टाइल होने के कारण हमारे कंट्री का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इन फ्यूचर। हमारे यहाँ पे जो भी अभी टेक फर्म्स खुलेंगे, इनके पास ह्यूज पोटेंशियल है टू कैप्चर लार्ज अमाउंट ऑफ मार्केट इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ द पुअर लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन इंडिया। इस बात को ज़रा और समझते हैं कि कैसे पुअर लाइफस्टाइल इंडिया के अंदर इन सारे कंपनीज़ को गारंटी करता है कि दीज कंपनीज़ विल हैव गुड फ्यूचर। देखो, चाइना ने लगभग पॉवर्टी ख़त्म कर दी है, ऑलमोस्ट इंटायर पॉपुलेशन इज़ अबोव पॉवर्टी लाइन। इंडिया के अंदर लगभग 5% पॉपुलेशन ऐसी है दैट इज़ अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी, और अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड देखा जाए, वर्ल्ड बैंक का स्टैंडर्ड देखा जाए, तो लगभग 25% पॉपुलेशन ऐसी है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, ज़रा देखो, ये फिगर की मदद से आप देख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का स्टैंडर्ड है ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से एक इंसान को अगर वो $1.9 पर डे से कम कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और इस स्टैंडर्ड के हिसाब से चाइना के अंदर सिर्फ 0.7% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जबकि इंडिया के अंदर लगभग 21% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। सो हाउ दिस प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल फॉर टेक फर्म्स इन इंडिया। पुअर लाइफस्टाइल मीन्स मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर, क्योंकि ये लोग जो अभी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, धीरे धीरे दे विल कम अबोव पॉवर्टी लाइन, देयर लाइफस्टाइल विल इम्प्रूव, और जब उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेक इनेबल्ड सर्विसेज को वो कंज्यूम करेंगे। आप खुद ही अपने एक्सपीरियंस से भी देखो, पिछले 5-6 सालों में इंडिया के अंदर हमने कितने सारे टेक इनेबल्ड सर्विसेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 5 सालों पहले तक कोई भी ई बेस्ड सर्विसेज जैसे कि ओला, उबर या फ्लिपकार्ट या फिर स्विगी, इनका इतना इस्तेमाल नहीं होता था, बट इन प्रेजेंट टाइम अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन इज़ नाउ यूटिलाइजिंग सच tech-enabled services, and this is mainly because overall the lifestyle of Indian people is increasing, और lifestyle इसलिए increase हो रहा है क्योंकि हमारा पहले से lifestyle poor था। जो कंट्रीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जहाँ पे ऑलरेडी लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी रिच है, वैसे कंट्रीज़ में स्कोप कम होता है, पोटेंशियल कम होता है। वहाँ पे जो कंपनियों ने जो मार्केट कैप्चर कर लिया है, अब उस मार्केट में ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, बट पुअर कंट्रीज़ में पोटेंशियल ज़्यादा होता है, एंड दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ मोर पोटेंशियल। वैसे ही आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि अफ्रीकन कंट्रीज़ आने वाले टाइम में दुनिया के मेजर ड्राइवर्स होने वाले हैं, ओइंग टू देयर लो ग्रोथ एंड लो ह्यूमन लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि उनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है,
और उसके अलावा इंडिया के अंदर जब लोगों की लाइफस्टाइल पुअर है तो नेचुरली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेबर भी कम है। इस कारण से इंडिया में फर्म्स ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ लेबर कम है और फ्यूचर में मार्केट बहुत बड़ा है। जबकि अगर अब चाइना का कंपेयर किया जाए इंडिया से, देन यू विल फाइंड दैट पॉपुलेशन इन चाइना इज़ रिलेटिवली वेल ऑफ। दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ लेबर इज गोइंग टू बी हाई इन चाइना एज कम्पेयर टू इंडिया एंड द फ्यूचर स्कोप इन चाइना इज लेस एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लोगों ने एक लाइफस्टाइल अचीव कर लिया है। इंडिया में लोगों को वो लाइफस्टाइल अभी अचीव करना बाकी है। अब जरा देखते हैं व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी वॉचफुल अगेंस्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट तो देखो यूएस से भी लोग करना चाहते हैं, यूएस इन्वेस्टर्स भी इंडिया में करना चाहते हैं, यूरोपियन इन्वेस्टर्स भी करना चाहते हैं, चाइनीज़ भी करना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा कॉशस क्यों है वो भी हमें समझना होगा। पहला फैक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया, चाइनीज़ आर वेरी एग्रेसिव इन देयर इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो जब चाइना इन्वेस्ट करता है तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो अपने देश में वापस लेकर के जाए, और चाइना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का वो अपने लोगों को दे। तो एक बार जब चाइनीज़ कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसके बाद वो चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो जनरेट हों वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ लोगों को मिले। उसके अलावा प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा वो सोर्स बैक कर लेते हैं टू देयर ओन कंट्री। सो इन सारे कारणों से भारत सरकार चाहती नहीं है कि चाइनीज़ कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट करे इंडिया में, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक पोटेंशियल है इंडिया का अभी के टाइम में भारत सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन करे इंडियन फर्म्स, इंडिया के सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन बिजनेसमैन इवॉल्व हों और इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इंडिया के अंदर पॉवर्टी कम हो। तो जो हमारा पोटेंशियल है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम खुद करें, दैट इज़ द बेस्ट वे आउट। और अगर हम उतना नहीं कर पा रहे तो भी अगर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए भी, देन वी वुड प्रीफर इन्वेस्टमेंट टू कम फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएस और फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, बट we would like to avoid investment from China। उसके अलावा जो दूसरा रिस्क है वो सबसे मेजर रिस्क है, दैट इज सिक्योरिटी रिस्क। तो इस बात को ज़रा ध्यान से समझते हैं। देखो चाइना के अंदर सो कॉल्ड कोई प्राइवेट कंपनी है नहीं। चाइना के अंदर जो भी कंपनियां हैं भले वो जनरल टाइम्स में प्राइवेट कंपनी की तरह रन कर रही हो, बट दे ऑल ऑफ देम आर कंट्रोल्ड कंप्लीटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। कोई एक प्राइवेट कंपनी है मान लो यूएस में या इंडिया में, अगर उस कंपनी को भारत सरकार या अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने डेटाज हमारे साथ शेयर करो, तो वो कंपनी मना कर सकती है डेटा शेयर करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कस्टमर्स। और अगर सरकारें इनको फोर्स करेंगी, या तो यूएस गवर्नमेंट अगर वहाँ के अमेरिकन कंपनी को फोर्स करे या भारत सरकार यहाँ पे इंडियन कंपनी को फोर्स करे, देन दीज कंपनीज कैन मूव टू द कोर्ट्स, और कोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकती है सरकारों को फ्रॉम टेकिंग फोर्सफुली डेटाज फ्रॉम दीज प्राइवेट कंपनीज। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में टेक्निकली कोई भी प्राइवेट कंपनी को अगर वहाँ की सरकार ने ऑर्डर दिया कि आप अपने कस्टमर बेस या कस्टमर के डेटाज हमें रिलीज़ करो, तो उन कंपनीज़ को वो डेटा रिलीज़ करने ही होंगे। उसके अलावा चाइना के अंदर जो भी सो कॉल्ड प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं, दे मोस्टली रन फॉर द प्रॉफिट मोटिव, लेकिन प्रॉफिट का कोई भी एक हिस्सा चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी भी अप्रोप्रिएट कर सकती है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट technically or theoretically there are private companies in China, but for practical purpose they are not private. Any day any time the government can take away any data or the capital available with these companies। तो सरकार सारी कंपनियां चाइना की प्राइवेट कंपनी सरकार द्वारा ही कंट्रोल्ड होती हैं। तो ऐसे हालात में अगर हमने इन चाइनीज़ फर्म्स को इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने दिया और इंडिया के अंदर उन्होंने मेजर स्टेक होल्ड कर लिया इन टेक फर्म्स लाइक स्विगी, जोमेटो और ओला, तो फ्यूचर में होगा क्या कि इंडिया के लोगों के जो डेटाज हैं वो सारे के सारे डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, और फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट इन डेटा का इस्तेमाल कर सकती है अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो लोगों का डेटा लीक होने का मतलब है कि हमारे ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता है, एंड दैट वी डोंट वांट टू हैपन इन फ्यूचर। अभी हाल फिलहाल में इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा, जहाँ पर भारत सरकार ने वार्न किया था अगेंस्ट यूजिंग जूम ऐप। ये लॉकडाउन के बाद बहुत सारे कंपनियां दे वेर यूजिंग नाउ जूम ऐप फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बट जूम ऐप एक चाइनीज़ कंपनी है, एक चाइनीज़ ऐप है, और इस कारण से भारत सरकार ने वार्न किया था कि जूम ऐप पे जो भी हमारे डेटाज हम शेयर कर रहे हैं, दीज डेटाज माइट गेट लीक्ड टू चाइनीज़ गवर्नमेंट, एंड दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वार्न दैट यूजिंग जूम ऐप इज़ नॉट सेफ। साथ ही साथ भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया इंडिया के टेक जायंट्स को, टेक फर्म्स को, कि हम अपने देश में इस तरह की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डेवलप करें रादर दैन गेटिंग
टू मच डिपेंडेंट ऑन चाइनीज़ फर्म्स। सो ये सारे कुछ रिस्क हैं फ्रॉम द चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। उसके अलावा अब चाइना का रिस्पॉन्स ज़रा देखते हैं। जब भारत सरकार ने ये FDI नॉर्म्स को ट्वीक किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, तो नाउ चाइना इज सेइंग दैट इंडियाज न्यू FDI नॉर्म्स वायलेट WTO रूल्स। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो नए नॉर्म्स हैं इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर और WTO नॉर्म्स के ये खिलाफ हैं। और इस पे इंडिया के अंदर एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है ये भी ज़रा समझते हैं। तो इंडिया के एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक WTO रूल्स रिगार्डिंग FDI। So India has all rights to protect its industry and no WTO rule violation in this particular case. So the new guidelines released by the Indian government cannot be considered as discriminatory in nature. इसी तरह के provisions already इटली, स्पेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया की सरकारें ला चुकी हैं। So भारत सरकार ने अगर इस तरह का कोई प्रोविज़न लाया है then it cannot be considered as violation of WTO norms. The next article is taken from international segment. It is about US oil crashes 300%, and this topic is again important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So देखो ये न्यूज़ क्या है। The news says that for the first time in history the price of American crude oil has moved into negative. उनका प्राइस नेगेटिव जोन में जा चुका है। आप प्राइस देख सकते हैं, अब अप्रैल महीने में उनका प्राइस -$40 पर बैरल तक जा चुका है। एक बार ब्रीफली ज़रा समझते हैं द मीनिंग ऑफ प्राइस इन नेगेटिव। नेगेटिव प्राइस का आखिर मतलब क्या है? नेगेटिव प्राइस का मतलब ये है दैट प्रोड्यूसर्स आर पेइंग द बायर्स टू टेक अवे क्रूड ऑयल। प्रोड्यूसर्स क्रूड ऑयल भी दे रहे हैं और साथ साथ कुछ पैसे भी दे रहे हैं टू द बायर्स टू टेक अवे द क्रूड ऑयल। ये मतलब होता है नेगेटिव प्राइस का। And producers are selling their crude oil in negative price because of lack of storage capacity, and the current price has slumped to about -$40 पर बैरल। इसका मतलब ये है कि पर बैरल जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक बैरल क्रूड ऑयल भी दे रहे हैं, साथ साथ पर बैरल दे आर ऑफरिंग $40 टू द बायर्स कि आप $40 भी हमसे ले लो पर बैरल और साथ ही साथ आप एक बैरल क्रूड ऑयल भी ले लो। सो ज़रा समझते हैं आखिर ये हालत पहुँचे क्यों। वाई द US क्रूड ऑयल मार्केट हैज़ क्रैश्ड। तो हाल फिलहाल में पिछले 2 महीनों से हमने ऑलरेडी इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल कवर किए थे जहां हमने देखा था कि सऊदी अरबिया और रसिया, दीज 2 मेजर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज वेयर एंगेज्ड इनटू अ काइंड ऑफ वॉर नोन एज ऑयल वॉर, जहाँ पे दोनों ही कंट्रीज़ मैक्सिमम अमाउंट में ऑयल प्रोडक्शन कर रहे थे। और इस कारण से इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड तो है नहीं बिकॉज ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोविड-19, लेकिन सप्लाई मोर और लेस वही रह गया बिकॉज दीज 2 मेजर प्रोड्यूसर्स इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर क्रूड ऑयल। तो इस कारण से सप्लाई ज़्यादा रह गई बट डिमांड कम थी। दैट इज़ वाई द इंटरनेशनल प्राइस फॉर क्रूड ऑयल मार्केट क्रैश्ड। और वैसे हालात में सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा, द हाईएस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट वाज ऑन अमेरिकन प्रोड्यूसर्स। अमेरिकन प्रोड्यूसर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि अमेरिका के अंदर जो ज़्यादातर क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं इट इज़ फाउंड इन वेरी डीप रॉक बेड, और डीप रॉक बेड में होने के कारण एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं अमेरिकन एक्सट्रैक्टर जिसका नाम है हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि डीप बेड से क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना होता है, जबकि वेस्ट एशियन कंट्री जैसे कि इराक, ईरान या सऊदी अरबिया, रसिया को इतने डीप से क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट नहीं करना होता। और इस कारण से जो वेस्ट एशियन कंट्रीज या रसिया का जो क्रूड ऑयल हो वैसे भी थोड़ा सस्ता है क्योंकि द कॉस्ट इन्वॉल्व in extraction of crude oil in these countries is less as compared to the cost involved for American extractors। तो अमेरिकन क्रूड ऑयल वैसे भी महंगा है और जब इंटरनेशनल प्राइस क्रैश करने लगा, इंटरनेशनल डिमांड क्रैश होने लगा तो सबसे ज़्यादा बुरा असर अमेरिकन प्रोड्यूसर्स पे पड़ा। पिछले 2 महीने में दे केप्ट ऑन प्रोड्यूसिंग क्रूड ऑयल डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज नो डिमांड। तो ये सऊदी अरबिया रसिया के ऑयल वॉर के बावजूद भी अमेरिकन प्रोड्यूसर्स क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते रहे पिछले 2 महीने में, जबकि उनका क्रूड ऑयल बिका नहीं। एंड नाउ दे हैव बिन स्टोरिंग देयर क्रूड ऑयल, क्योंकि मार्केट में डिमांड तो था नहीं तो वो अपने क्रूड ऑयल को स्टोर करते जा रहे थे। नाउ दे आर रनिंग आउट ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी। अब उनके पास स्टोर करने का भी जगह नहीं है कि वो अपने क्रूड ऑयल को स्टोर करें तो करें कहाँ। एंड दैट इज़ वाई नाउ दे हैव डिसाइडेड टू सेल देयर क्रूड ऑयल टू द बायर्स
इन निगेटिव प्राइस, क्योंकि अब उनके पास स्टोर करने का जगह नहीं है. सो नाउ दे आर ऑफरिंग निगेटिव प्राइस की मतलब आप हमसे क्रूड ऑयल ले लो और कुछ पैसे भी ले लो, बट टेक अवे दिस क्रूड ऑयल्स. वाई? बिकॉज दीज प्रोड्यूसर्स, अमेरिकन प्रोड्यूसर्स, आर रनिंग आउट ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी. सो एक नेचुरल क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा कि कैन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम दिस सिचुएशन. एज वी ऑल नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स दैट इंडिया इज मेजर इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल. वी इंपोर्ट अबाउट 83% ऑफ आवर क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट. तो लगभग हमारे रिक्वायरमेंट का 83% तो हम इंपोर्ट करके ही मीट करते हैं. तो दिस इज़ द टाइम परहैप्स जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट अमेरिका से करके ले आएँ. एक तो हमें क्रूड ऑयल भी मिल जाएगा और दूसरा हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी मिल जाएगा. बट देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका. उसको ज़रा समझते हैं. देखो, इंडिया मोस्टली अपना जो भी इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल का, वो करता है इन वेस्ट एशियन कंट्रीज से, जैसे कि सऊदी अरबिया, इराक, ईरान. इंडिया का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो है इराक, उसके बाद सऊदी अरबिया और तीसरे नंबर पे आता है ईरान. तो हम लोग अपना ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं इन वेस्ट एशियन कंट्रीज से, और उसका कारण सरल है, क्योंकि ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़ जोग्राफिकली इंडिया से नज़दीक हैं और इस कारण से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कम होता है फॉर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम दीज वेस्ट एशियन कंट्रीज़. जबकि अगर हम अमेरिका से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना ज़्यादा होगा. यू कैन कंपेयर. ये जो इमेज है वही आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा दे सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कितना ज़्यादा अंतर पड़ने वाला है इफ़ वी इंपोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम वेस्ट एशियन कंट्रीज़ एज कंपेयर टू imported crude oil from America, and that is why India avoids importing crude oil from USA. Overall India अपने पूरे इंपोर्ट का लगभग 25% तो सिर्फ इराक से इंपोर्ट करता है. तो और अगर पूरा इंडिया का इंपोर्ट देखा जाए तो लगभग 80% इंपोर्ट हम लोग वेस्ट एशियन कंट्री से करते हैं. इंडिया अपना पूरे इंपोर्ट का बस 5% यूएसए से इंपोर्ट करता है और इंडिया ने ये भी इंपोर्ट बस 2017 में स्टार्ट किया. 2017 से पहले इंडिया यूएसए से इंपोर्ट करता भी नहीं था. 2017 में अंडर द प्रेशर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमने यूएसए थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया है और इसमें इंडिया का भी थोड़ा स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था. हम नहीं चाहते कि हम पूरी तरह से वेस्ट एशियन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हो, एंड दैट इज़ वाई वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर सोर्सेज ऑफ इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल. इसलिए हम थोड़ा रसिया या यूएसए पे से भी अपने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं टू अवॉइड ओवर डिपेंडेंस ऑन वेस्ट एशियन कंट्रीज़. क्योंकि वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में अगर मान लो कोई डिस्टर्बेंस हो गया, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हो गया, इफ़ वी रिमेन 100% डिपेंडेंट ऑन वेस्ट एशियन कंट्रीज़, देन इन दैट केस इंडिया विल find itself in vulnerable situation. That is why we are diversifying our crude oil sources. But nevertheless, still we are heavily importing from West Asian countries. Reason being geographical proximity. USA से बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा. तो अभी प्रेजेंट टाइम में भी इंडिया के लिए ज़्यादा फ़ायदा उठा पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर हमें सस्ते दामों में क्रूड ऑयल मिल भी गया, स्टिल द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग दोज क्रूड ऑयल बिकॉज ऑफ हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी हाई, एंड दैट विल ऑफसेट द बेनिफिट ऑफ low crude oil price from American producers. The next article is taken from Assam segment, and this is about lockdown relaxation in Assam. This is not directly related with our exam, but nevertheless we must know regarding this idea कि आखिर लॉकडाउन को कैसे पार्शियली रिलैक्स किया गया है इन असम. तो असम के अंदर अब ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जो कोविड-19 का कर्व है वो बहुत हद तक फ्लैटन हो गया है. बहुत सारे नए केसेस निकल के नहीं आ रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट ऑफ असम हैज़ डिसाइडेड टू रिलैक्स द लॉकडाउन नॉर्म्स इन असम. और ये 20 तारीख से ये रिलैक्सेशन नॉर्म्स अलाउ किया गया है. अंडर इट द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट नाउ गवर्नमेंट ऑफिसेज विल बी ओपनड and officer level employees will have to attend the offices, while grade 3 and grade 4 employees will have to attend office on rotation basis. grade 3 और grade 4 के employees को एक एक दिन गैप करके ऑफिस आना है और उनकी ओवरऑल अटेंडेंस रिक्वायरमेंट बस 33% है. लिमिटेड बस सर्विसेज भी स्टार्ट किए गए हैं इन द इंटायर स्टेट. फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग हैज़ ऑल्सो बीन नाउ अलाउड, एंड सम डेली वेज वर्कर्स लाइक टेक्नीशियन, मेसन्स, ब्रेक क्लीन वर्कर्स आर नाउ अलाउड टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज. तो इस तरह के पार्शियल लॉकडाउन को अब लिफ्ट किया जा रहा है.
The next article is again taken from Assam segment. You can see a man walks 2,800 km in 7 days. This topic is not directly important from our exam point of view, but I shared this article in order to discuss the boundless human potential. हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं. If there is any limitation, that is in our mind. So the ideas discussed in this topic can be utilized in essay writing. जरा देखते हैं कैसे. So देखो, ये आर्टिकल है अबाउट दिस लेबरर जादव गोगोई. And Jadhav Gogoi started walking on March 27 from Vapi in Gujarat towards Assam. तो ये एक Assamese वर्कर हैं जो वापी में काम करते थे एज ए डेली वर्कर्स, और लॉकडाउन के बाद ही स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम वापी सिटी टुवर्ड्स असम. और लगभग 27-28 दिन चलने के बाद बीच बीच में उन्होंने थोड़े बहुत पार्शियली किसी ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल किया है, कहीं ट्रक वगैरह पे का भी इस्तेमाल किया, बट मोस्टली ही वॉकड and he reached from Vapi to Assam in about 27-28 days. अब ज़रा देखते हैं ये आर्टिकल मैंने क्यों डिस्कस किया है. मोस्टली पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, लेकिन बाकी लोग भी आप इसको समझ सकते हो. देखो, पॉलिटिकल साइंस के एक थिंकर है रोसो, जिन्होंने कहा था दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ बिग लिमिटेशन ऑन ह्यूमन पोटेंशियल. वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े क्रिटिक थे. उनका ऐसा मानना था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर लिमिटेशन इम्पोज करता है. वो हमें बताता है कि क्या रैशनल है, क्या प्रैक्टिकल है, जबकि ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ उससे कहीं ज़्यादा होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू हिम, द सो कॉल्ड यूनिवर्सल फैक्ट्स फ्रॉम साइंस इज़ फैक्ट एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड. जो साइंस हमें कहता है कि ये फैक्ट है, ये अनडिस्प्यूटेड है, वो तब तक ही अनडिस्प्यूटेड है, तब तक ही फैक्ट है जब तक कोई हायर लेवल की डिस्कवरी ना हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, एटम वॉज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर एज लॉन्ग एज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वेर नॉट डिस्कवर्ड. तो हमें बताया गया, साइंस ने बताया कि फैक्चुअली इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, लेकिन जब उसके आगे हमने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ढूंढ निकाला, देन दिस फैक्ट वॉज प्रूव टू बी रॉन्ग. तो यही बात कह रहे हैं रोसो कि साइंस ने जब तक जो चीज़ें हमें बताई हैं वो क्लेम करता है कि वो फैक्ट है और ये अनडिस्प्यूटेड है, लेकिन वो तब तक ही फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है या अनडिस्प्यूटेड है जब तक हायर लेवल की डिस्कवरी ना हो जाए. और साइंस अपने आप में कुछ चीज़ें डिस्कवर करके वो कहता है कि यही चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, यही चीज़ें रैशनल हैं, यही चीज़ें साइंटिफिक हैं. और ऐसी बातों से इंसान का पोटेंशियल लिमिट होता है. हमें लगता है कि ये चीज़ें इरैशनल हैं. जब भी हम कोई चीज़ हायर एक्सपेक्टेशंस अपने आप से डेवलप करते हैं तो हमें लगता है कि ये इरैशनल है, इम्प्रैक्टिकल है, अनसाइंटिफिक है, लेकिन ह्यूमन पोटेंशियल इससे कहीं ज़्यादा है. इस केस की मदद से इस बार फिर समझते हैं. अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से सोचता तो ये इसको फिर पता लगता कि वापी से असम पहुँच पाना by foot when transportation services are not working is impossible, unscientific. वो अपने कैलकुलेशन कर लेता कि मेरे पास इतनी एनर्जी है, साइंस के हिसाब से मेरे पास इतना खाने का रिसोर्सेज है, इस हिसाब से एनर्जी के हिसाब से मैं वहाँ तक इतनी दूर तक कवर कर ही नहीं सकता क्योंकि पर किलोमीटर चलने के लिए मुझे दिस मच ऑफ एनर्जी चाहिए. सो हैड ही बीन टू मच साइंटिफिक ही वुड हैव नॉट अचीव्ड दिस फीट. लेकिन इन्होंने साइंस को एक बार के लिए अवॉइड किया एंड ही डिपेंडेंट ऑन हिज ओन कैपेबिलिटीज़, हिज ओन पोटेंशियल, हिज ओन एबिलिटीज़ एंड स्टार्टेड वॉकिंग. और इन्होंने साइंस को एक बार फिर से गलत प्रूव करके दिखा दिया कि साइंस अगर बीइंग टू मच साइंटिफिक समटाइम्स मीन्स लिमिटिंग आवर ओन पोटेंशियल, लिमिटिंग आवर ओन कैपेबिलिटीज़. एंड ही प्रूव्ड दैट ह्यूमन पोटेंशियल इज़ बाउंडलेस. हमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक या रैशनल होने का मतलब है दैट वी आर सेल्फ आर पुटिंग limitations on our own abilities and we need to avoid it. बहुत बार हम जब स्टूडेंट्स जब प्रिपेयर करते हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि इस तरह से पढ़ाई करके और एक साल में पूरी तैयारी करके पास हो पाना इज़ अनसाइंटिफिक, इम्प्रैक्टिकल, बट दैट इज़ पॉसिबल if you don't depend too much on rational and scientific ideas because they are rational and scientific according to few people. You can prove it wrong the way so many people have proved wrong in this present lockdown. You need to move beyond that. One can break the limits and human potential is limitless, boundless, and science cannot fathom that. In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number
201 to 205. Topic number 201 is about special and differential treatment. This special and differential treatment is a provision which gives developing countries special rights and which give developed countries the possibility to treat developing countries more favorably than other at World Trade Organization. These special provisions include, for example, longer time periods for implementing agreements and commitments or measures to increase trading opportunities for developing countries. This special and differential treatment is given to all developing countries due to the uneven level of development between developed and developing members. Please attempt this question based on this topic. Topic number 202 is about Sirui Lily Festival. Sirui Lily Festival is being hosted in Ukhrul district of Manipur, where the flowers are in bloom during months of October. Sirui Lily grows at a height of about 8,500 feet from above sea level. It was declared as state flower of Manipur in 1989. The flower is today considered as an endangered species. The rare pink-white flower is the only found in this area and is also known as Sirui Lily or Lilia McKinley. Please attempt this topic based on this topic. Topic number 203 is about Gemini system. Gemini stands for Gagan Enabled Mariners Instrument for Navigation. It is a system to aid fishermen. Fishermen के support के लिए ये Gemini system बनाया है. This has been created by Indian National Center for Ocean Information Services in Kois in assistance with Airports Authority of India, and it utilizes Gagan, that is GPS aided geo augmented navigation satellite system to transmit the potential fishing zone. सरल शब्दों में मैं बताऊं तो ये जेमिनी सिस्टम बनाया है इनकॉइस और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसमें ये फिशरमैन को बता देते हैं कि कौन सा एरिया पोटेंशियल फिशिंग जोन है, मतलब कौन से एरिया में फिशेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं. इस सिस्टम का एक ही ड्रॉबैक है दैट इट अलाउज ओनली वन वे कम्युनिकेशन, दैट इज फ्रॉम जेमिनी सिस्टम टू द फिशरमैन, बट फिशरमैन कैन नॉट मेक अ कॉल बैक. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. Topic number 204 is faster principles for successful carbon pricing. This faster principle for successful carbon pricing is a guide jointly developed by World Bank and Organization for Economic Cooperation and Development, and it distills 6 key characteristics of successful carbon pricing, and they are fairness, alignment of policies and objective, stability and predictability, transparency, efficiency and cost effectiveness, reliability and environmental integrity. ये 6 characteristics मत याद रखो. एट मैक्स इससे रिलेटेड यही सवाल आ पाएगा. दैट रिसेंटली सीन इन न्यूज़, फास्टर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेसफुल कार्बन प्राइसिंग इज डेवलप्ड बाय होम. तो यही सवाल आएगा. ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है. Topic number 205 is about Universal Postal Union. Universal Postal Union is a specialized agency of United Nations. India joined Universal Postal Union in 1876. UPO's headquarters is located in Bern, Switzerland, and it consists about 192 member countries. It frames rules for international mail exchange. UPU was established by a Treaty of Bern. It was established in 1874 and it is second oldest international organization worldwide after International Telecommunication Union. Please attempt this question based on this topic. This is answer of question number 196 to 200 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, that is question number 201 to 205, can be attempted by you people. You can share your answer in the comment section. We will be giving answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.